इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हम जो अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस बेसिकली होता क्या है ये समझिए। देखिए, जितने भी हमारे ग्लोबल लेवल पे जो इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव चलाए जाते हैं ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए जाते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, और बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ, जितने भी एक्वेटिक लाइफ, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन सब चलाए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे। अब इसका कुछ थ्योरी पार्ट है वो पहले समझिए। देखिए, एक फैट सॉल्यूबल है और एक है वाटर सॉल्यूबल। इस दोनों में पहले अंतर समझिए। देखिए, जब भी हम कोई टॉक्सिक पदार्थ खा लेते हैं, पॉल्यूटेंट वाला जो चीज खा लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे यूरिन द्वारा कुछ टाइम बाद अपने आप निकल जाता है या फिर हमारे पसीना द्वारा निकल जाता है। लेकिन अगर हम फैट सॉल्यूबल की बात करें तो ये हमारे यूरिन या पसीना द्वारा नहीं निकल पाता है। ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके एक्युमुलेट हो जाता है, एकत्र हो जाता है। तो ऐसा एकत्र हो जाता है तो ये हमारे बेसिकली जो हमारा जो स्किन है, स्किन के फैट्स में जाके या सेल के अंदर जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहीं से निकल के आता है एक थ्योरी पीओपी का। बेसिकली ये जो पीओपी है, इसका है इसका फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, पीओपी। इसका एग्जांपल है डीडीटी, पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद है बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो देखिए, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन ये क्या है ये समझिए। बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, यहाँ पे आइए। जब हम बायो एक्युमुलेशन की बात करेंगे तो ये जो टॉक्सिक है, पॉल्यूटेंट है, ये सिंगल स्पीशीज में काम करेगा। ये फूड चेन में नहीं वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्मॉल फिश है, ये अभी इतना बड़ा है और इसके अंदर टॉक्सिक चला गया कुछ। मान लीजिए कि ये कुछ टाइम बाद, यही जो फिश है कुछ टाइम बाद ये बड़ा हो जाएगा, बिग फिश बन जाएगा, बड़ा मछली बन जाएगा। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हो गया, तो ये जो टॉक्सिक अभी इतना ही छोटा था, उसमें पॉल्यूटेंट टॉक्सिक जो है ये पूरा बॉडी में जाके एकत्र हो जाएगा। इसका जो टॉक्सिक लेवल है वो जाके इंक्रीज हो जाएगा। यही बेसिकली जो टॉक्सिक इंक्रीज हो रहा है ये है फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में दो चीज होता है, एक तो टाइम टू टाइम इसका टॉक्सिक पॉल्यूटेंट लेवल इंक्रीज होगा, और सेकेंड है कि ये एक ट्रॉपिक लेवल ट्रॉपिक लेवल एक से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में जाके ये टॉक्सिक बढ़ेगा, पॉल्यूटेंट बढ़ेगा। यही कंसेप्ट है बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। लेकिन बायो एक्युमुलेशन में विद इन सेम स्पीशीज वर्क करेगा, जबकि बायो मैग्निफिकेशन में जाइएगा तो विद इन सेम स्पीशीज नहीं, ये फूड चेन में वर्क करेगा। जब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खाएगा तो उसमें जब जाएगा तो उसका टॉक्सिक लेवल इंक्रीज होगा। जब दूसरे स्पीशीज को तीसरा स्पीशीज खाया, तो जब तीसरे में जाएगा, तीसरा स्पीशीज का टॉक्सिक लेवल चेक करेगा, तो दूसरे के मुकाबले में तीसरा का पॉल्यूटेंट या टॉक्सिक ज्यादा होगा, हाई होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल एक से ट्रॉपिक लेवल दो में ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा, साथ ही ट्रॉपिक लेवल थ्री में, ट्रॉपिक लेवल थर्ड में ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा। तो लिख सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, टॉक्सिक लेवल एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में। बायो मैग्निफिकेशन फूड चेन पे वर्क करता है, जबकि बायो एक्युमुलेशन फूड चेन पे वर्क नहीं करता है, विद इन सेम स्पीशीज पे वर्क करेगा। अब देखिए, एक है डेवलप्ड नेशन और एक है डेवलपिंग नेशन। इस दोनों में डिफरेंस समझिए, डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन। डेवलप नेशन वैसा नेशन है जो पॉल्यूशन का जो इमिशन है वो बहुत हद तक किया है, बहुत हद तक कर चुका है। वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जितना जो पॉल्यूशन का काम है, मोटर व्हीकल जितना जो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए जितना, और जितना पॉल्यूशन इमिट करना चाहिए उससे ज्यादा कर चुका है। ऑलरेडी पॉल्यूशन इमिटेड, वो उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो चुका है। कैसे अच्छा हो चुका है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सारा कुछ का अवेलेबल है। जब जबकि आप डेवलपिंग नेशन में जाइएगा तो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है, व्हीकल्स उतना, टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट भी है उतना खास नहीं है, बेरोजगार वहाँ पे बहुत ज्यादा है, बेरोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा। जबकि डेवलप नेशन में बेरोजगार आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। डेवलपिंग नेशन अभी अभी ये पॉल्यूशन का इमिशन करना स्टार्ट किया है, जबकि डेवलप नेशन कर चुका है पॉल्यूशन का इमिशन। इसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बैड है। अब एक चीज आ रहा है, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस ये क्या है ये समझिए। देखिए, डेवलप नेशन बोल रहा है डेवलपिंग नेशन को, भाई तुम जो इतना फैक्ट्रीज अभी अभी लगा रहे हो, इससे हमारे क्लाइमेट को कितना ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है। तो डेवलपिंग नेशन या लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज बोलता है कि भाई तुम तो पहले से अपना काम कर चुके हो, जितना पॉल्यूशन इमिशन नहीं करना चाहिए था
उससे भी ज्यादा कर चुके हो। हम तो अभी अभी कर रहे हैं, हम अपना इकोनॉमिक कंडीशन, इतना हमारे कंट्री में बेरोजगार है, उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, जबकि तुम हमको मना कर रहे हो। तो यहाँ से थ्योरी निकल के आता है क्लाइमेट जस्टिस का, कि जितना तुम फैला चुका हो, जितना तुम पॉल्यूशन कर चुके हो, उतना अब हमको भी करने दो, और तुम जो इमिशन कर रहे हो तुम अपना पूरा का पूरा कंट्रोल करो। अब अगला आता, देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब 1962 से पहले स्टार्ट हुआ था, जितना जो डेवलपिंग कंट्री अभी दिख रहा है, वो सभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1962 से पहले स्टार्ट कर दिया था। जब वो स्टार्ट किया था तो उसको पता ही नहीं था कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी हो रहा है उसके साथ साथ। लेकिन जब 1962 में साइलेंट स्प्रिंग नाम का एक बुक लॉन्च हुआ, तो इस बुक में बहुत ज्यादा डीप में बताया कि जितना हमारा जो इंडस्ट्रियलाइज रिवॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, उससे हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसको देखते हुए 1972 में, लगभग 10 साल बाद, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस चलाया गया ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस चलाया गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्यों चलाया गया? इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस है। देखिए स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है, ये सबसे पहला इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस चलाया गया है। इसका जो आउटकम है, ये पीओपी को बैन किया है। पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जैसे कि डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को ये बैन किया है। इसका आउटकम निकल के आता है। सेकेंड इसका आउटकम ये निकल के आता है कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये वहां से स्टार्ट किया है कि ये प्रोग्राम चलाएंगे और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन वाला जो सुविधा है वो स्टार्ट किया। अब इंडिया में क्या इसका आउटकम निकला? ग्लोबल लेवल पे तो समझ गए कि पीओपी को बैन किया, यूएनईपी प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन इंडिया में आइएगा तो देखिए 1972 में ही एक कानून एक्ट पास किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA, 1972 का। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी कुछ टाइम बाद 1986 में भी लाया गया। ये भी आउटकम है स्टॉकहोम का। भले ही ये बहुत बाद में आया, लेकिन ये आउटकम किसके निकल के आता है? स्टॉकहोम का ये आउटकम निकल के आता है। उसके बाद हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बदलाव किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डीपीएसपी में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बोला गया कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, जितना पॉल्यूशन हो रहा है, टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो रहा है, उस सबको कंट्रोल करने की बात इसमें बोला जा रहा है। साथ में जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, एनिमल कंजर्वेशन, टॉक्सिक को बैन करने का, ये सब बात इसमें किया गया है। अब देखिए यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बेसिकली ऐसा बॉडी होता है जो बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। बहुत जगह जगह के बहुत अलग अलग गवर्नमेंट आते हैं, सब जगह से, अलग अलग कंट्री से, और वो इनिशिएटिव को क्या करते हैं, उसमें अपना रोल प्ले करते हैं और उसको प्रोग्रेस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर वो है केनिया। अब कुछ टाइम बाद निकल के आया आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली बना है यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दो संस्था मिला और बनाया आईपीसीसी। अब 1992 में जीईएफ का कंसेप्ट आता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये क्या है, ये हम अभी समझेंगे, पहले इसको समझिए, इसका फुल फॉर्म याद कीजिए। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी कब आया? 1992 में। इसका जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का। अब देखिए यूएनईपी का ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है केनिया में। ये आईपीसीसी प्रोग्राम स्टार्ट किया कौन कौन मिलके? यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर जीईएफ, जीईएफ का फुल फॉर्म है ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। इसका जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ये कौन है? यूएनईपी, यूएनईपी, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक थ्योरी निकल के आया 1972 में ही, क्लब ऑफ रोम का। ये क्लब ऑफ रोम लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम 1972 में क्या बताया कि ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये 21st सेंचुरी तक समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि हमारे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ था, वो बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ था उस टाइम। तो वहां से तेजी से स्टार्ट हुआ, तो वहां का पॉल्यूशन जो है, बहुत सारे जीव वहां पे मरना स्टार्ट हो चुका था उस टाइम तक। तो वहां ये थ्योरी बनाया कि सेकेंड 21st सेंचुरी तक हमारा जो जितना जो नेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा।
उसके बाद 1985 में चलाया गया वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन बेसिकली ओजोन डिप्लेशन पे वर्क करता है। वियना कन्वेंशन क्या किया, सीएफसी को बैन कर दिया गया, फेज आउट किया गया। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओडीएस पे ही वर्क करता है, 1987 में आया। ये फेज आउट किया एचसीएफसी को, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को। फिर 1987 में आया ब्रुटलैंड रिपोर्ट। ब्रुटलैंड रिपोर्ट में बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे पहला बात हुआ, ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट में हुआ। बेसिकली ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये 17 है, ये 2000 लगभग 15 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन उससे भी पहले जब पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हुआ, वो हुआ ब्रुटलैंड रिपोर्ट में 1987 में ही। उसके बाद आईपीसीसी जो है यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा जो बनाया गया है, ये आया 1988 में। ये जो रिपोर्ट देता है, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट देता है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट देता है, ये चोरी करता है। चोरी कहाँ से करता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, कोई इंस्टीट्यूट क्या किया, थ्योरी पब्लिश किया। थ्योरी पब्लिश किया तो ये आईपीसीसी क्या करेगा, उस थ्योरी को अपने में मिक्स करेगा और उस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा। बेसिकली ये जो वर्क करता है, ये अच्छा वर्क करता है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए वर्क करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये अपना खुद से कोई रिसर्च नहीं करता है, आईपीसीसी ये रिसर्च नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अब 1992 में एक समिट हुआ, रियो अर्थ समिट 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ये याद रखिएगा, ये ब्राजील में हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ब्राजील में। इसका जो आउटकम है, ये 1992 में इसका आउटकम है जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, फिर यूएनसीबीडी बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीसीडी डेजर्टिफिकेशन। रियो और समिट जो 1992 में स्टार्ट हुआ था, उसका आउटकम देखिए। पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी स्टार्ट किया। ये बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है जितने भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो वर्क करता है, जितना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनएफसीसी हो गया, यूएनसीबीडी हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, इस सबको फंड प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद है यूएनएफ ट्रिपल सी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये वर्क करता है। यूएनसीबीडी हो गया, बायोडाइवर्सिटी पे वर्क करता है। सीसीडी हो गया, डेजर्टिफिकेशन पे वर्क करता है। अब देखिए रियो और समिट में जो 1992 में जो स्टार्ट किया गया था, वो एजेंडा 21 चलाया गया था। इसमें 21 एजेंडा के ऊपर बात किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने जो यूनाइटेड नेशन है उस सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। अब रियो और समिट में 10-10 साल बाद इसको फिर से जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सबमिट किया गया। 10 साल बाद किया गया रियो प्लस 10 2002 में। उसके बाद फिर 10 साल बाद किया गया रियो प्लस 20 2012 में। यहाँ से रियो प्लस 20 में एक कंसेप्ट निकल के आता है फेज का। जो फेज का कंसेप्ट है, ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया, लगभग 2012 में पूछा, 2012 में आया था, 2012 में ही पूछा गया है। तो ये पेज है पार्टनरशिप फॉर एक्शन इन ग्रीन इकोनॉमी, ये याद रखिएगा। पेज के किसका है, रियो प्लस 20, ये पूछा जा चुका है। अब देखिए एजेंडा 21, इसी से रिलेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट। 2015 में इसी समिट से स्टार्ट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। इसमें 17 गोल, इसमें जो है वो 17 गोल बनाया गया था और 169 टारगेट, 169 टारगेट इसमें दिया गया था। इस सबको इंप्लीमेंट करने की बात बोला गया है। यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया गया है, इस कन्वेंशन में कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं था कि ये आपको करना ही करना है, ये टारगेट आपको अचीव करना ही करना है। इसमें आपको खुद से टारगेट बनाना होगा और उस टाइम तक उस टारगेट को अचीव करने की बात बताया गया था। इसमें एक कंसेप्ट निकल के आता सीओपी का, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जो 1995 में बनाया गया था बर्लिन जर्मनी में। अब कॉप जो 3 है, यहाँ पे बात हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुआ था कार्बन ट्रेड, कार्बन क्रेडिट का। कार्बन ट्रेड या कार्बन क्रेडिट क्या है, बेसिकली ये जो कंट्री 1 में फैक्ट्री 1 है और ये कंट्री 2 में फैक्ट्री 2 है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो कंट्री 2 में फैक्ट्री 2 है, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को फैला रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इमिशन कर रहा है। जबकि कंट्री 1 जो है, ये पॉल्यूशन को बहुत कम इमिट कर रहा है। इसके बदले जो ये जो पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा इमिट कर रहा है, इसके बदले ये क्या करेगा, इस कंट्री के फैक्ट्रीज को पैसा देगा, डॉलर प्रोवाइड करेगा और ये फैक्ट्री 1 इसको क्या करेगा, एक क्रेडिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड देगा। यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आता है सीएमडी का, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की जो बात किया गया था, ये भी बात किया गया था कॉप 3 में, क्योटो प्रोटोकॉल में ही। कॉप 8 बेसिकली दिल्ली में चला गया था 2002 में, तो ये केवल दिल्ली में याद रखिएगा कि दिल्ली में हुआ था।
इंडिया के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। कॉप 11 2005 में हुआ था, इसमें बात हुआ था मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें बात हुआ था सीएमपी को रेटिफाई किया गया था। सीएमपी जो बेसिकली केवल इतना याद रखिएगा सीएमपी में कि इसमें बात हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल और कॉप 11 में हुआ था। कॉप 21 2015 में हुआ था, इसमें पेरिस एग्रीमेंट की बात हुआ था। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ऐसा बताया गया था कि अपना अपना टारगेट आप खुद से अचीव कीजिए और ग्लोबल का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आप अचीव कीजिए। उसके बाद कॉप 25 स्टार्ट हुआ था। कॉप 25 ग्लासगो समिट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ये इंडिया के लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ पे पंचामृत मिशन चलाया गया था इंडिया में और यहीं पे इंडिया जो है अपना एनडीसी डिक्लेयर किया गया था, एनडीसी डिक्लेयर किया था। उसके बाद कॉप 28 2022-23 में हुआ था दुबई में, ये याद रखिएगा। देखिए सीओपी में कुछ कुछ कैटेगरी बांटा गया। जब 1995 में बर्लिन में सीओपी को लाया गया था तो इसमें एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स की बात किया गया था। ये बेसिकली होता क्या ये समझिए। एनेक्स 1 में इंडस्ट्रियल कंट्री को रखा गया जो कि ना तो फुल्ली डेवलप्ड है और ना ही डेवलपिंग की जैसे बहुत ही कम डेवलप है। ये इंडस्ट्रियल डेवलप है, यानी कि ये अच्छा खासा काम कर रहा है और तेजी से अपना डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे ईआईटी इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वाला काम कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन फेज में है अभी। एनेक्स 2 में फुल्ली डेवलप कंट्री है, जैसे कि 1992 तक जो ओईसीडी के ग्रुप में शामिल हो चुका था, जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, ऐसा कंट्री डेवलप कंट्री में। नॉन एनेक्स में डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान। अब ये इसका वर्क क्या है ये समझिए। देखिए एनेक्स 2 वाले जो डेवलप कंट्री है, ये बेसिकली इसको बोला गया कि भाई तुम फंड प्रोवाइड करो, फंड प्रोवाइड करो एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स वाले कंट्री को, इस दोनों को तुम फंड प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा कर सके। अब यहाँ पे निकल के आता है जीईएफ का कंसेप्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है, किस किस को फंड प्रोवाइड करता है? यूएनएफ ट्रिपल सी को, यूएनसीसीडी को, यूएनसीबीडी को, स्टॉकहोम कन्वेंशन को, मिनीमाटा कन्वेंशन को। इंडिया भी इसमें साइन किया है। अब ये जो जीईएफ का कंसेप्ट है, इसका आउटकम कहाँ से निकल के आता है? रियो और समिट से। रियो और समिट जब 1992 में हुआ था तो यहीं से शुरुआत किया गया था जीईएफ का। अब ये फंड लाता कहाँ से? ये फंड लाता वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से, यहाँ से ये फंड लाता है। उसके बाद जो ये फंड प्रोवाइड करता है, ये यूनाइटेड नेशन का क्लॉज जो है वहां पर फंड प्रोवाइड करता है। मार्कोल जो है मरीन पॉल्यूशन का जो देखरेख करता है वहां भी फंड प्रोवाइड करता है। इसका जो मीटिंग है वो साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स पर ईयर। एससीसीएफ क्या है? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ये भी कंसेप्ट कहाँ से निकलता है? जीईएफ से, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। यूनाइटेड नेशन सीबीडी क्या है ये समझिए। ये जो सीबीडी है ये बात करता है बायो। अब इसमें देखिए यूएनसीबीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका गोल आप देखिएगा तो ये कंजर्वेशन करता है बायोडाइवर्सिटी को। उसके बाद जो है ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये इक्विटेबल शेयरिंग की बात करता है, जितना हमारे पास जो रिसोर्सेज है जो हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने में वर्क कर सके, उसके बारे में बात करता है कि आप सभी को शेयर करिए ताकि ये जो जितना जो इंस्ट्रूमेंट है, रिसोर्सेज है, उसका हम अच्छे से यूज कर सके। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये लीगली बाइंडिंग है। यूएनएफ ट्रिपल सी जो देखे थे वो लीगली बाइंडिंग नहीं था, लेकिन ये सीबीडी जो है ये लीगली बाइंडिंग है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये अमेरिका द्वारा ये साइन नहीं किया गया, इंडिया इसका साइन किया गया, रेटिफिकेशन किया है। इसके साथ ही इंडिया में जो इसके अंतर्गत जो एक्ट आया है ये है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। ये 2023 में अमेंडमेंट भी किया गया, तो आप याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट किसके अंतर्गत आया है? यूएनसीबीडी के द्वारा। अब देखिए यूएनसीबीडी के अंतर्गत कॉप 5 आता है, कॉप 5 के बाद कॉप 10 और कॉप जो 2023 में है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये क्या है आप समझिए। सबसे पहले जो कॉप 5 है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। बेसिकली ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, अगर आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका सेल डिवीजन या कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, तो आपको कंसर्न लेना पड़ेगा उसको। अगर आप बायो ये जो यूएनसीबीडी है उस पे ये प्रोटोकॉल बनाया है कि अगर आप किसी में मॉडिफिकेशन करते हैं तो पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई भी कर सकते हैं। ये बात करता है बायोडाइवर्सिटी के सेफ्टी, बायो सेफ्टी के ऊपर। उसके बाद अगर आप नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट की बात करता है। जैसे यहाँ पे हम बोल पा रहे थे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यही नागोया प्रोटोकॉल में बात होता है। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, इसमें बेसिकली टारगेट फिक्स किया गया है बायोडाइवर्सिटी को सेफ्टी और कंजर्वेशन के लिए। अगर आप कॉप 2022 में ये जो हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो यही बेसिकली क्या हुआ था, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस किया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल जीबीएफ में।
ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखिएगा बायोडायवर्सिटी पे कुछ कुछ कंजर्वेशन जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ये चलाया जाता है, जैसे कि एक है साइट्स, उसके बाद है बॉन कन्वेंशन, ये सब समझिए। साइट्स को बेसिकली बोला जाता है वाशिंगटन कन्वेंशन, 1973 में ये आया था। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। उसके बाद ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये लीगली बाइंडिंग है। ये क्या है? लीगली बाइंडिंग। इसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 ऐसा करके कैटेगरी बांटा गया है साइट्स में। अपेंडिक्स 1 में बताया गया कि आप इसके अंतर्गत अगर कोई प्लांट या एनिमल इसके अंतर्गत रखा गया है अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत, तो उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसका ट्रेड बैन है। अपेंडिक्स 2 में जाइएगा तो इस ट्रेड पूरा कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अगर आप इसका ट्रेड करते हैं तो पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेना होगा, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। जब आप अपेंडिक्स 3 में जाइएगा तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। किसी स्पीशीज को बी कंट्री द्वारा बैन किया गया है। अगर आप एक कंट्री को उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले उससे अनुमति लेना पड़ेगा, फिर उसको ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा है। बेसिकली साइट्स जो है ये प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन पे वर्क करता है। इसी तरह एक है ट्रैफिक। जैसे साइट्स था इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यही ट्रैफिक एनजीओ। एनजीओ जो बनाया गया है, ट्रैफिक को जो बनाया है वो है IUCN और WWF, ये दोनों मिलकर बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। ट्रैफिक क्या है? एनजीओ, जबकि साइट्स क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। दोनों का वर्क क्या है? प्लांट एंड एनिमल का कंजर्वेशन। उसके बाद यहाँ पे ये बॉन कन्वेंशन, UNCMS, CMS का है माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर, बर्ड हो गया, इसके ऊपर कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये भी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, UNEP द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। इंडिया इसमें साइन किया हुआ है। COP 13 याद रखिएगा, CMS, इसी COP 13 के अंतर्गत ये बना है। गांधीनगर गुजरात इंडिया में ही बना है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। बॉन कन्वेंशन कहाँ बना है? गांधीनगर गुजरात में। अब उसके बाद एक है बॉन चैलेंजेज। बॉन चैलेंजेज बेसिकली ट्रीज के, ओनली ट्रीज के ऊपर, ओनली ट्रीज का जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर वर्क करता है। अब देखिए ओजोन क्या है? ओजोन बेसिकली हमको पता है कि हमको ओजोन का लेयर इंपोर्टेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन जब ये ट्रोपोस्फीयर में हो जाता है ये तो पोल्यूशन का काम करता है, पोल्यूटेंट का काम करने लगता है। अब देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ये CFC है, SCFC है और HFC है। ये जो बेसिकली कन्वेंशन जो चलाया गया है इसको बैन करने के लिए, फेज आउट करने के लिए, वो है वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली कन्वेंशन। अब एक एक करके समझिए। वियना कन्वेंशन में बात किया गया, केवल ओनली टॉक हुआ, इसमें केवल बात किया गया, किस पे बात किया गया? CFC के फेज आउट पे, कि CFC को फेज किया जाए, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, केवल टॉक हुआ था, ये आप याद रखिएगा। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था तो HCFC को फेज आउट किया गया, HCFC को फेज आउट किया, जबकि ये लीगली था, लीगली रूप से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। जब किगाली आया तो HFC को बैन किया गया, HFC को फेज आउट किया गया, जबकि HFC जो है वो ODS नहीं है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, वो ग्रीन हाउस गैस है, फिर भी इसको फेज आउट किया गया। अब एक एक करके आइए। सबसे पहला में आइए वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में किसको फेज आउट किया करने की बात किया गया? केवल बात किया गया, ये आप याद रखिएगा, बात किया गया, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं था। ओनली टॉक टारगेट ओनली, नो बाइंडिंग, नो बाइंडिंग, कुछ भी बाइंडिंग नहीं था। गोल्स फॉर फेज आउट CFC, आप केवल इतना याद रखिएगा कि वियना कन्वेंशन में किसको फेज आउट करने की बात हुआ था? CFC को। अगर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जाइएगा तो इसमें H जोड़ दीजिएगा, HCFC को। ये लीगली बाइंडिंग था, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, यानी कि जितना जो कंट्री यूनिवर्सल में साइन किया होगा उसको सबको मैंडेटरी था कि उसको बैन करना होगा। बेसिकली ये जो HCFC है ये रेफ्रिजरेटर, AC, एयर कंडीशनर इस सब में यूज किया जाता था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो इसको फेज आउट किया गया। उसके बाद है किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट को HFC बैन किया गया, फेज आउट किया गया किसको? HFC को, जबकि HFC जो है वो ODS नहीं है, ये आप याद रखिए, HFC ODS नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। इसको भी लीगली बाइंडिंग किया गया, किगाली कन्वेंशन में भी इसको क्या किया गया? लीगली बाइंडिंग किया गया कि इसको फेज आउट करना है तो करना है। अब देखिए मिनीमाटा कन्वेंशन है। मिनीमाटा कन्वेंशन बेसिकली जो मरकरी हम यूज करते हैं इसके ऊपर है। इससे क्या होता है? मिनीमाटा डिजीज होता है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है इसको फंड प्रोवाइड करता है कि बैन किया जाए, इस पे ये GEF भी वर्क करता है। अब देखिए हमारे ये जो
पर कन्वेंशन, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, इसमें कुछ एनजीओ भी वर्क करता है, जैसे हो गया WWF, IUCN, ट्रैफिक के एक और क्या था, साइट्स, वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखिए वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल आप याद कीजिएगा, इंडिया में भी इसका चलाया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके बाद कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ये कौन सा एनजीओ है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि ये एनजीओ है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बेसिकली इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें ये पूछेगा कि ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको बैन कीजिएगा, बोलिएगा नहीं ये एनजीओ है। अब बीआरएस कन्वेंशन क्या है ये देखिए, बेसिकली ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, यानी कि अगर आप कोई ट्रेड करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, तो उस पे ये कन्वेंशन बनाया गया, बीआरएस कन्वेंशन। डी से हो गया बासेल कन्वेंशन, आर से हो गया रोटरडैम कन्वेंशन, और एस से हो गया स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब इस तीनों को समझिए, जब बासेल कन्वेंशन में जाइएगा तो ये ट्रेड को रेगुलेट करता है हैजार्डस वेस्ट के ऊपर, कोई वेस्ट है तो इसको रेगुलेट करेगा। इसी तरह अगर रोटरडैम में जाइएगा तो केमिकल, अगर कोई हैजार्डस केमिकल है तो उसके ट्रेड के ऊपर बैन करता है, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, डीडीटी हो गया, ऐसा केमिकल पे ये बैन करता है ट्रेड को। ये हो गया रोटरडैम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये पीओपी को बैन किया आउट किया है, पॉल्यूशन पे वर्क करता है। अब देखिए ये जो बासल कन्वेंशन है जो ट्रेड को हैजार्डस वेस्ट को रेगुलेट करता है ट्रेड पे, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट पे नहीं करता है, ये केवल हैजार्डस वेस्ट पे करता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट पे ये काम नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है रेडियो एक्टिव वेस्ट बासल कन्वेंशन से, आप याद रखिएगा। अब है यूएन रेड और यूएन का रेड प्लस, ये क्या है ये समझिए। रेड प्लस आप याद सिंपल याद रखिएगा, ये है एनजीओ, जबकि यूएनआरईडीडी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये डिफॉरेस्टेशन पे वर्क करता है, फॉरेस्ट को लगाने पे, फॉरेस्ट के देखभाल पे वर्क करता है, कार्बन सिंक के ऊपर फोकस करता है, कार्बन सिंक, कार्बन स्टॉक, यानी कि कार्बन को ज्यादा से ज्यादा सिंक करने की बात करता है। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो पीवाईक्यू में देखिए कि ये जो जितना जो है ये सब पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे हम पेज की बात किए थे, रियो 20 में, ये 2022 में पूछा गया है। केवल इतना पूछा गया है कि रियो ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन इन ग्रीन एनर्जी, ये किसका है, रियो 20 का। उसके साथ अगर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पे जाइएगा तो ये है यूएनईपी द्वारा बनाया गया है, यूएनईपी द्वारा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इंडिया इसमें पार्ट नहीं है, ऐसा पूछा गया था कि ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया इसमें शामिल है या नहीं, तो ऐसा पूछा गया था। अब एक है टीब, टीब का फुल फॉर्म देखिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये किसके किसके द्वारा बनाया गया, तो G8 और 5 कंट्री इसमें शामिल है, ऐसा याद रखिएगा, G8 और 5 कंट्री इसमें शामिल है। उसके बाद फोर्थ नंबर में जाइएगा तो मोमेंटम फॉर चैलेंजेज, UNFCCC द्वारा बनाया गया है ये, मोमेंटम फॉर चैलेंजेज इन क्लाइमेट नेचर, UNFCCC द्वारा। CCAC किसके द्वारा बनाया गया है, तो UNEP द्वारा, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन, UNEP द्वारा।